पानी का जो मसला है, बारिशों का जो मसला है, सैलाब का जो मसला है, खुश्क साली का जो मसला है, उसे कहा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और अगर हमने अब इसको कंट्रोल ना किया तो फिर शायद हम कंट्रोल करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है कि इस मुल्क के अंदर 6 महीने हम खुश्क साली का शिकार रहते हैं, हमारे पास पानी नहीं होता मुंह धोने के लिए, वुजू करने के लिए, फसलें उनको सैराब करने के लिए। और फिर 6 महीने हम जो बारिशें होती हैं, जो सैलाब आते हैं, उनकी जो तबाहकारियाँ होती हैं, उनको समेटते रहते हैं। इस तरह हम पूरा साल गुजार लेते हैं। तो क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई सोल्यूशन नहीं है? और अगर वो सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन है कहाँ पे? और दूसरा, इस सारी सूरत का जिम्मेदार कौन है? मेरी क्या जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? मेरा ख्याल है ये जो शो हम आज कर रहे हैं ये आंखें खोलने के लिए, और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी का इदराक कर सकेंगे और शायद गवर्नमेंट जो है उसके दरवाजे के ऊपर भी बेल बज जाए, उसकी भी आंखें खुल जाए। क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। अगर हमने पानी का मसला हल ना किया तो पाकिस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। या हम खुशहाली का शिकार हो जाएंगे या फिर किसी सैलाब का शिकार हो जाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है स्पेशल शो है और उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खोलना है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर हसन अब्बासा, वाटर एक्सपर्ट है और इन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर काम किया। ये आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये भी वाटर एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कोलाबाग डैम के अंदर PhD कर रखी है इस सब्जेक्ट पे, लेकिन वो डैम जो बना ही नहीं और जिसको हमने कंट्रोवर्शियल कर लिया है, जबकि वो पाकिस्तान की बका था। इनके साथ साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हैं, ये भी माहौलियात की माहिर हैं। ये आपको बताएंगी कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, ओवरऑल जो हम दरख्त काटते चले जा रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा, और फिर पाकिस्तान में अगर कुछ बड़े फैसले ना किए हमने तो क्या क्या नुकसान होंगे। तो डॉक्टर हसन अब्बास साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइए पाकिस्तान का पानी का इशू क्या है सर? मेन बताइए कैसे? वो इस तरह से कि मिसमैनेजमेंट स्टार्ट होती है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। हमें यही नहीं पता कि हमारे पानी का सिस्टम है क्या। ठीक। इन लास्ट 78 ईयर्स हमने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि हमारा पानी का सिस्टम क्या है, इंडस रिवर कैसे चलता है जो कि हमारा मेजर पानी का सोर्स है। ठीक। जिस पे हमारी तकरीबन 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडस पे डिपेंड करती है। और हम जो है ना वो मांगा हुआ पैसा, कर्जे का पैसा और इम्पोर्टेड एक्सपर्ट्स, उनके साथ हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। लेकिन अगर वो बने हुए स्ट्रक्चर्स ठीक होते तो फिर आज हम ये क्यों कह रहे होते कि 6 महीने हम डूबते हैं और 6 महीने हम प्यासे। स्ट्रक्चर्स, डैम्स की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ डैम्स ही नहीं है जी, बाकी भी बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। डैम्स इज वन थिंग, बैराजेस इज अनदर वन, कैनाल्स इज अनदर वन। ये गलत बने आपका ख्याल? ये हमने जो है ना दूसरे इंपोर्टेड मॉडल्स लगाए हैं। कहीं पे हमने दरिया नील का मॉडल लगा दिया है इधर, कहीं पे हमने मेसोपोटामिया का मॉडल लगा दिया है, कहीं पे हमने कोलोराडो रिवर का मॉडल लगा दिया है, कहीं पे हमने जो है कोई और मॉडल लगा दिया है। दी ओनली मॉडल जो हमें यहाँ पे लगाना चाहिए था वो इंडस रिवर का अपना मॉडल है, और वो मॉडल इंडस रिवर की अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं बनता, और वो हमने अभी तक सोचने के बारे में भी नहीं सोचा। लेकिन ये नहरी निजाम तो अंग्रेज के दौर में नहीं बना हुआ। हाँ जी, सक्सेसफुल चल रहा था। ये मेसोपोटामिया का मॉडल है ना, ये इंडस का मॉडल नहीं है। ठीक है। देखिए इंडस का जो ओरिजिनल यहाँ का इंडिजिनस मॉडल था वो तो ये सैलाबा इरिगेशन थी। ठीक है। ठीक है। ये जो कैनाल बना के पानी दूर ले जाना, और फिर उसमें जो कैनाल्स अंग्रेज के आने से पहले बनी है, दे वर नॉट फॉर इरिगेशन एक्सेप्ट फॉर ए वेल लिमिटेड एरिया। वो उन कैनाल्स को आगे लेके जाते थे इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उनको शिकार शिकूर का शौक था, इंटेंशन जो भी थी, लेकिन दैट वाज व्हाट दे वर डूइंग। ठीक है। तो ये जो पुराना मेसोपोटामिया का मॉडल आपने लगाया है इधर, ठीक है, चल पड़ा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है, चलता भी रहेगा, लेकिन कैसे चल रहा है? यानी कि दुनिया का जो लीस्ट एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है क्रॉप पर ड्रॉप के हिसाब से, वो माशाल्लाह पाकिस्तान का है। ठीक है। तो मतलब है कि अगर हम इतने वो होते, अब आप देखिए, हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम हमारे पास है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी साइंस भी तो हमारे पास होनी चाहिए, लोग आके सीखते। आपने कभी हॉलैंड के लोग बुलाए होते हैं सिखाने के लिए, कभी फ्रांस के आए होते हैं, कभी अमेरिका के, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के, वो आके आपको सिखाते हैं कि जी अनाज कैसे लगाना। जो एक्सपर्ट होगा उसी को बुलाएंगे ना। अगर हमारे पास अपने एक्सपर्ट नहीं है तो बाहर से आएंगे डॉक्टर साहब। देखिए बात ये है कि देखिए इंडस के जो मैं सिस्टम की बात करता हूँ ना, पहली बात तो ये कि ये सिस्टम इंडस रिवर, मैंने दुनिया के 15-20 मेजर रिवर बेसन्स में काम किया और थोड़ा बहुत नॉलेज उन बेसन्स का भी है जिनमें मैंने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। इंडस
मेरे हिसाब से दुनिया का मोस्ट अमेजिंग रिवर बेसन है। 4 बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जो कि रिवर्स को चलाते हैं। ठीक। एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम है जो कि बारिशें लेके आता है, बारिशें और बर्फबारी लेके आता है। दूसरा सरफेस वाटर का सिस्टम है कि वो बारिशें और बर्फबारी जो है वो ग्राउंड पे गिरने के बाद सरफेस के ऊपर चलते हैं। ठीक। तीसरा ग्राउंड वाटर का सिस्टम है कि उससे ग्राउंड वाटर किस तरह से लैंडस्केप पे मूव करता है। और चौथा ग्लेशियर्स का सिस्टम है। ठीक है। इंडस के पास ये चारों सिस्टम है। चारों सिस्टम, बिल्कुल ठीक। ग्लेशियर भी आपकी स्टोरेज है, ग्राउंड वाटर भी आपकी स्टोरेज है, और सरफेस वाटर आपकी लाइफलाइन है। ठीक है। अब कोई आपका बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट इन चारों सिस्टम्स की मुझे बताएं जिसने इन 4 सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया हो, नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर शुएब साहब ये फरमाइए सर, ये अगेन वही सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि पहले खुशकसाली होती है, फिर उसके बाद सैलाब आता है, तो आखिर इसके अंदर बैलेंस क्यों नहीं क्रिएट हो रहा पाकिस्तान? बहुत शुक्रिया चोई साहब, और आपके प्रोग्राम में आने के लिए ना मैंने आर्टिकल आपके ही पढ़ना शुरू किए थे जिंदगी में पहली दफा जब। मेरे ऊपर डाल दें आप जी। तो नहीं, आपके लिए फिर आपके प्रोग्राम में आने के लिए थोड़ी सी तैयारी करना जरूरी थी ना, कि अब हमारे पास एक ऐसा डाटा हो कि हम आपको फेस कर सके। मैं 3 अल्फाज में पाकिस्तान की इस पूरी वाटर स्टोरी को, क्योंकि मैंने जितनी भी एफर्ट की ना, तो मैंने इसके ऊपर एक कोशिश करके इसको पाकिस्तान की पानी की कहानी बनाने की कोशिश की थी। बहुत ज्यादा तो उसमें कामयाब नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि जी पाकिस्तान की पानी की कहानी 3 अल्फाज पर मुश्तमिल है: टू मच, टू लेस, टू डर्टी। ठीक है, यानी बैलेंस नहीं है। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि आप अंदाजा कर लीजिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत से लेकर आज तक हादसा आता है, हम उस आफत के बाद थोड़े अरसे के लिए जागते हैं, मोबिलाइज होते हैं, ह्यू एंड क्राई होता है, उसकी रिलीफ की कोशिश करते हैं, गाड़ियों की गाड़ियां चल पड़ती हैं। मैं भी आज सारा दिन रिलीफ का सामान इकट्ठा करने में मैंने गुजारा, और थोड़े अरसे के बाद कोई एक ऐसी नई आफत आ जाती है जो पिछली आफत को हमें भुला देती है। अब इसकी मिसाल क्या है, मैं बड़ी क्विकली आपको बताता हूँ। 1973 का सैलाब, आज हमारे पास कोई पहली दफा नहीं कुछ ही हुआ। 1976 का सैलाब जिसमें हमने फेडरल फ्लड कमीशन बनाया था। चोई साहब, हमारे पास 9 इदारे हैं जो पाकिस्तान में पानी के जिम्मेदार हैं। एक ऐसा मुल्क, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि हमारा इंडस, आपके पास 9 इदारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी जो आपकी एनडीएमए और पीडीएमए से लेकर और फिर नीचे सूबाई जो हमारे प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट्स तक एक वाटर जो गवर्नेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें बड़े बड़े शाहाना ओहदों वाले लोग मौजूद हैं। आप तो जानते हैं, आप इनके दरमियान उठते बैठते हैं। इसके बावजूद सैलाब आता है, पाकिस्तान डूब जाता है, और नहीं तो हम रो रहे होते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, और जहां पानी है वो डर्टी है। अब 1976 का सैलाब आता है, 1992 का सुपर फ्लड था, 2010 में हमारे पास आया सैलाब, उसको दुनिया की बड़ी आफत करार दिया गया। 2014 में हमें लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन का हमने प्लान किया कि जनाब ये होगा। 22 अभी रिसेंट फ्लड हमारे पास आया। किसी एक फ्लड से कोई चीज सीख के हमने, मैं मतलब जब दुनिया की तरफ देखते हैं ना तो फिर अपने सर जो है ना शर्म से झुक जाता है। हमारा पड़ोसी जिसके साथ अभी हमने स्टैंड ऑफ किया, इसने वो नगल भागड़ा, इनका एक डैम है जो सिर्फ और सिर्फ बनाया ही सैलाब के पानी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यानी खुश्क डैम है। जी, मतलब उन्होंने ये, अच्छा फिर उन्होंने पैचेस लगा के, कोलोराडो के ऊपर वो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकेंगे, वहां उन्होंने एक जगह ऐसी रखी जो 40 साल, अभी पिछले दिनों वहां एक बहुत ग्रैंड पार्टी हुई है। 40 साल पहले उनका विजन था कि यहाँ पे जगह रखो, यहाँ एक ना एक दिन ये भर जाएगा। ठीक है, आएगा पानी। हम वो खुश नसीब लोग हैं चोई साहब जिनको 1447 साल पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी सूरह यूसुफ के अंदर बता दी गई थी। ऐसी कौम, ऐसी सोच रखने वाली, ऐसी फहम रखने वाली कौम अगर डूब जाती है तो ये मैं इसको कुदरत के नाइंसाफी नहीं कहूंगा, डूब मरने का मुकाम है ये हमारे लिए वाकई डूब मरने का। अब आप देखें ना, डिजास्टर रिस्पॉन्स में आपके पास एक बहुत शाहाना इस मुल्क में एनडीएमए की सूरत में, जिसमें बहुत बड़े बड़े ओहदों वाले लोग बैठे हुए हैं। पीडीएमए आपके पास बना हुआ है। $1 डॉक्टर साहब इसका जो फार्मूला है ना कि डिजास्टर की रिकवरी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि जो आप $1 उसकी प्रिपेयर्डनेस पे स्पेंड करते हैं वो आपके डिजास्टर में $10 को सेव करता है। हमारे लोग बैठे हुए हैं अपने ओहदे लेकर, जिस वक्त डिजास्टर आ जाता है तो उनको होश आती है और ये फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। आपके पास फ्लड मैनेजमेंट के लिए फेडरल फ्लड कमीशन 1976 से काम कर रहा है।
कोई एक बड़ी उनकी कामयाबी बताएं। मैं तो ये सोच रहा था, मुझे तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिली कि मैं इन सारे इदारों की प्रोफाइल बना के और मैं जाके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के सामने पेश हो जाऊं कि मैं कहूं खुदारा आप जहां और बहुत सारी बातों में सोमोटो लेते हैं, आप इस पर भी तो एक एक्शन लेना। पूछे तो सही हो, पूछे तो सही कि क्या हो रहा है, पैसे कितने खर्च हुए हैं, निकला क्या है उसमें से? चौधरी साहब अरबों रुपया तो सिर्फ ये वो जो अपनी शाहाना खर्चियों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जुल्म नहीं मचा हुआ इस मुल्क के अंदर। ठीक हो गया। असल जो चीज है जिसका ऑडिट होने वाला है वो ये है। ठीक है। ये जो हमारा कॉमन मैन मर रहा है और जिस तरह से वो बर्बाद हो रहे हैं, और अभी मैं आपको क्या दास्तान बताऊं जो जिस दास्तान से मैं गुजर के आया हूं और जो मैं अभी अपने आगे वैसे सोल्यूशन की तरफ भी जाना है हमने। डॉक्टर ज़ैनब साहबा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो माहौलियाती तब्दीली है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान उसका पहले नंबर पर टारगेट है। इससे अगर टारगेट है तो बचा कैसे जा सकता है और हमारी गलतियां क्या थी और आने वाले दिनों में इस्लामाबाद और बाकी शहरों का क्या बनेगा? मैडम देखिए, आपके प्रोग्राम की शुरुआत बड़े अच्छे सब्जेक्ट से हुई है, विच इज वाटर। और मैं जब पानी पे बात करती हूँ तो मैं एक चीज कहती हूँ कि वाटर इज योर न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पानी सिर्फ एक इन्वायरमेंटल वो एट्रीब्यूट नहीं है। पानी से आपका अब सारा क्लाइमेट सब कुछ पानी डिटरमिन करता है। तो ये जो हसन साहब एक बात कह रहे थे एंड मैं इनसे मुत्तफिक हूँ, सैलाबा। मैं जब क्लाइमेट चेंज पे स्टडी कर रही थी तो मैंने ये हिल टॉरेंट्स पोटेंशियल, ये जो सैलाबा है, इस पे मैंने बड़ा काम किया। तो आज से कोई 1.5-2 साल पहले कि ये क्यों मसला बन रहा है जब ये राजनपुर में और इधर सैलाब आ जाते हैं, हर साल पहाड़ों पे बारिशें होती हैं। ये सैलाब कोई आज की बात नहीं है। सो आई फाउंड आउट कि 200 के करीब हिल टॉरेंट्स है पाकिस्तान में, ये जो पहाड़ों से पानी आते हैं, जहाँ इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, सॉरी एग्रीकल्चर स्टेट इरिगेशन प्रैक्टिस होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं, कम्युनिटीज ब्रिटिश दौर से कर रही है। उन 200 में से 13 बड़े हिल टॉरेंट्स हैं। उन 13 बड़े हिल टॉरेंट्स का वाटर पोटेंशियल सिर्फ अभी 10 से 11% हम टैप कर पाए हैं, बाकी पानी सारा जाया होता है। ये सिर्फ पहाड़ों से आने वाले पानी की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो नॉर्थ से आपका जो सैलाब आता है वो तो गिरता ही अरेबियन सी में। अभी जो आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, मौसमियाती तब्दीली, ये भी सारा आपके पानी के साथ लिंक्ड है। वाटर साइकिल सारा डिटरमिन है। ये क्लाउड बर्स्ट क्या चीज है, इसमें जब गर्म हवा, जो गर्मी बढ़ती है, उसमें जब नमी आ जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठती है हवा और वो ठंडी हवा से टकराती है, तो ये बादल आपके एकदम फट जाते हैं। और वहां ज्यादा नुकसान होता है जहां आपके दरख्त नहीं मौजूद होते, क्योंकि दरख्त, तनावर दरख्त क्लाइमेट को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, वो अपना एक माइक्रो क्लाइमेट बना लेते हैं। तो ये जो पानी है ना, अगर ये पानी, ये हसन साहब सही फरमा रहे हैं कि पानी का हमारा इशू ज्यादा मैनेजमेंट और गवर्नेंस का है। पानी वरना हमारे पास बहुत आ जाता है, अदर देन हीट वेव्स। अदरवाइज पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। अच्छा, आपके पास ये सवाल छोड़ के जाऊंगा मैडम। ये कहा जाता है कि ये जो आबी गुजरगाहें हैं, जो वाटर चैनल्स हैं, जब उनके रास्ते में तजावजात हो जाती हैं तो उसकी वजह से सैलाब आ रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तजावजात खत्म करें। और मैं फिर बार बार उनसे कहता हूं कि तजावजात खत्म होने के बाद भी अगर सैलाब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? तो क्या वाकई वाहिद वजह तजावजात हैं? इनको अगर हटा दिया जाए, वाइड दिया जाए आबी गुजरगाहों को, तो फिर ये सैलाब खत्म हो सकता है? आप ही के पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक है वो दोबारा जरूरत।